नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं बजरंग लाल गाडगिल एक नई ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम बीए पाठ प्रथम वर्ष का जो हमारा अध्याय चल रहा था, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता भाग प्रथम, जिसके अंदर हम ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में बात कर रहे थे। इससे पूर्व की ऑनलाइन क्लास में हमने बात की ऋग्वैदिक समाज के राजनीतिक संगठन, राजा के कर्तव्य, अधिकार, प्रमुख जन, न्याय व्यवस्था, दंड विधियां आदि सब के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चाएं हैं जो पिछले ऑनलाइन क्लास में की थी। आज इस ऑनलाइन क्लास में हम आर्यकालीन सामाजिक जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिनके अंदर परिवार है, स्त्रियों का स्थान है, विवाह है, सती प्रथा, वर्ण व्यवस्था, वेशभूषा, खान पान, नैतिकता, मनोरंजन, शिक्षा व लेखन कला। आर्यकालीन सामाजिक जीवन के इन प्रमुख टॉपिकों के ऊपर हम आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार की। परिवार है वह निश्चित ही रूप से पितृसत्तात्मक था। परिवार का मुखिया पुरुष था, परिवार पुरुष प्रधान था, उसे गृहपति भी कहा जाता था। पिता होता था वह परिवार के संपूर्ण अधिकार गृहपति के हाथ में होते थे। वह परिवार के अन्य सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते थे। ऋग्वैदिक कालीन परिवार है वह एक सुव्यवस्थित तरीके से अपने परिवार का संचालन है जो गृहपति करता था। साथ ही उसके आज्ञाओं की अवहेलना करने वाले सदस्य को वह सजा व दंड भी देता था। इसके अलावा परिवार है वह संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, जिसके अंदर माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, दादा पोता वह सभी सम्मिलित रूप से रहते थे। साथ ही हम बात करें परिवार के अन्य कार्यों में, परिवार का निश्चित ही किसी न किसी प्रकार का व्यवसाय व कार्य रहा होता होगा। मजदूरी व इसके अलावा कृषि, पशुपालन, छोटे उद्योग, कताई, बुनाई आदि सब में परिवार के सभी सदस्य सहयोग करते। वह परिवार का वह मुखिया होता था, उसका प्रमुख कर्तव्य व अधिकार होता था कि वह परिवार के सदस्यों की रक्षा, लालन पालन व देख रेख की जिम्मेदारी होती थी। वह परिवार के मुखिया व गृहपति की होती थी। आर्यकालीन परिवार है वह एक अच्छा परिवार व अच्छी स्थिति में था। वह परिवार की संपूर्ण देख रेख की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की ही होती थी। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन में स्त्रियों का स्थान। जैसा कि हमने बात की ऋग्वैदिक समाज है वो पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज था, परंतु फिर भी स्त्रियों को परिवार में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। उन्हें भी स्त्रियों के मुताबिक एक उच्च स्थान प्राप्त था। साथ ही स्त्रियां हैं वह घर के अन्य कार्यों में भी साथ देती। जैसा कि ऋग्वेद में वर्णित है कि स्त्री गृहपति है, स्त्री गृह स्वामिनी है, स्त्री आनंद है। जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं आदि सब का वर्णन है वो ऋग्वेद में हुआ है। साथ ही विभिन्न मंत्रों के माध्यम से भी हमें पता चलता है कि स्त्रियों का स्थान था वह सम्माननीय था। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त था। जैसा कि ऋग्वेद में उल्लेखित है कि महिलाओं और स्त्रियों का उपनयन संस्कार भी होता था। जैसा कि हमने पिछले ऑनलाइन क्लास में चर्चा की थी कि बहुत से वैदिक मंत्रों और ऋचाओं में महिलाओं ने योगदान दिया है, उनका लेखन किया है। जैसे कि हम बात करें घोषा,
अपाला, निवावरी, काछवर्ती आदि महिलाएं हैं। स्त्रियां हैं वह यज्ञ, अनुष्ठान तथा धार्मिक उत्सवों में भी स्वतंत्रतापूर्ण तरीके से भाग लेती थी तथा ऋग्वैदिक कालीन समाज में पर्दा प्रथा है वह प्रचलित नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं हैं वह घर की गृहस्वामिनी कहलाती थी। साथ ही वह बच्चों का लालन पालन करती थी, उनकी देखभाल करती थी और घर के अन्य सभी कार्य हैं वो महिलाएं करती थी। इसके साथ साथ वह अपने परिवार के उद्योग धंधों में हाथ बटाती थी, जैसे कताई है, बुनाई है, सूत है आदि सब कार्यों में वह सहयोग करती थी। इसके अलावा कृषि, पशुपालन आदि सब में महिलाएं परिवारजनों का सहयोग करती थी। इस प्रकार से हमने देखा जाए तो ऋग्वैदिक कालीन समाज में महिलाओं का जो स्थान है वो एक सम्माननीय स्थान कहा जा सकता है। महिलाएं हैं वह विवाह से पूर्व पिता की देखरेख में, विवाह के पश्चात पति की देखरेख में, वह पति की मृत्यु के पश्चात पुत्र की देखरेख में अपना जीवन व्यतीत करती है। अब हम बात करते हैं विवाह की। ऋग्वैदिक कालीन समाज में बहुत से संस्कार, यज्ञ, अनुष्ठानों व धार्मिक क्रियाकलापों का आयोजन होता था। उसमें विवाह है वह उच्च व पवित्र संस्कार माना जाता है। वर्तमान समाज की भांति ही तत्कालीन ऋग्वैदिक समाज में भी विवाह से पूर्व लड़का व लड़की दोनों की ओर से उनके चरित्र, शारीरिक व सामाजिक स्थिति की जांच की जाती थी। निश्चित रूप से जो संबंध है वह माता पिता के द्वारा ही तय किया जाता था। कहीं कहीं पर हमें यह अनुमान व साक्ष्य मिले हैं कि विवाह से पूर्व लड़के व लड़की की अनुमति प्राप्त की जाती थी। साधारणतः तत्कालीन समाज में दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे जिन्हें हम अनुलोम व प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अनुलोम विवाह उस विवाह को कहा जाता है जिसमें लड़का उच्च वर्ण का हो, वह जो महिला है या लड़की है वह निम्न वर्ण की हो। इस प्रकार के विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो ब्राह्मण, विमद व राजकन्या कमधु का विवाह अनुलोम विवाह का एक उदाहरण है। प्रतिलोम विवाह ऐसा विवाह है जिसमें जो लड़की है वह उच्च वर्ण से हो और जो लड़का है वो निम्न वर्ण से हो। ऐसे विवाह को हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। इसमें हम बात करें तो देवयानी का विवाह है जो एक ब्राह्मण कन्या थी, राजा ययाति से हुआ था। वह ब्राह्मण कन्या सरस्वती का विवाह राजा असंग के साथ हुआ था। इस प्रकार के विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा गया है। इस प्रकार से आर्यकालीन ऋग्वैदिक लोगों ने विवाह को एक उच्च कोटि का संस्कार माना है तथा विवाह में कहीं कहीं पर लड़की व लड़के की पूर्व स्वीकृति ली जाती थी। साथ ही विवाह के समय लड़की को उपहार, भेंट आदि सब दिए जाते थे तथा
विवाह को एक बहुत ही शुभ कार्य समझा जाता था। सती प्रथा। ऋग्वैदिक समाज में सती प्रथा विद्यमान थी या नहीं, यह प्रश्न बहुत ही विवादित प्रश्न है, परंतु कुछ विद्वानों ने अंशतः यह माना है कि ऋग्वैदिक समाज में सती प्रथा विद्यमान थी, परंतु उन विद्वानों के द्वारा दिए गए तर्क मतों में व उनकी बातों में इतना वजन व तर्क सिद्ध नहीं होते जिससे इस बात को स्वीकार किया जाए कि तत्कालीन समाज में सती प्रथा विद्यमान थी। परंतु ऋग्वैदिक कालीन में नियोग प्रथा विद्यमान थी। स्त्रियां नियोग प्रथा के माध्यम से अन्य कार्य करती थी तथा विधवा स्त्री को नियोग व निमित्त प्रथा से संतान उत्पत्ति के लिए कहा व इस बात का उल्लेख मिलता है कि वह इस प्रकार से संतानोत्पत्ति कर सकती थी। वह संतानोत्पत्ति के लिए अपने देवर या निकट संबंधी से संबंध बनाकर पत्नी रूप में संतानोत्पत्ति कर सकती थी। इस प्रकार से उत्पन्न पुत्र को किसी भी प्रकार से घृणा की दृष्टि से नहीं देखा जाता था तथा उसे समाज में सम्माननीय स्थान प्राप्त था। कहीं कहीं पर इस प्रकार का उल्लेख भी मिला है कि किसी स्त्री का पुरुष भयंकर रोग से ग्रसित हो, ऐसी स्त्री भी अपने निकट संबंधी व परिवारजन के किसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाकर पुत्र प्राप्ति कर सकती है। इस प्रकार के पुत्र प्राप्ति को भी समाज मान्यता प्रदान करता था तथा सधवा स्त्री है वह भी पुत्र प्राप्ति कर सकती थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में स्पष्ट रूप से सती प्रथा का कोई साक्ष्य व प्रमाण हमारे सामने निकल कर नहीं आता, परंतु नियोग प्रथा है वह निश्चित ही रूप से प्रचलित थी। अब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था पर विभिन्न प्रकार के मत व विचार प्रस्तुत किए गए हैं। वह वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक कालीन में थी या नहीं थी, यह प्रश्न इतिहासकारों में मतभेद वाला प्रश्न बना हुआ है। तत्कालीन वर्ण व्यवस्था की हम बात करें कि वर्ण व्यवस्था है वह दो प्रकार की थी, एक आर्य व दूसरे अनार्य। तत्कालीन दो जातियां प्रमुख रूप से प्रचलित थी। इनमें विभेद करने के अलग अलग कारण बताए गए हैं। जैसे कि हम बात करें, जो आर्य लोग थे वह उनकी त्वचा गोरे रंग की थी तथा अनार्य लोग थे उनकी त्वचा है वो थोड़ी कृष्ण व काले रंग की थी। यह एक रंग व सामान्य त्वचा के आधार पर उनमें भेद किया गया है। दूसरी हम बात करें शारीरिक दशा की, आर्य थे उनकी नाक ऊंची थी व अनार्य जो लोग थे उनकी नाक है वो बैठी हुई थी। तीसरी हम भौगोलिक दृष्टि की बात करें, आर्य है वह यज्ञ अनुष्ठान धार्मिक कर्मकांड आदि सब किया करते थे। वह इसके विपरीत आर्य थे वह जंगलों में रहते थे तथा कठिन व कठोर मेहनत किया करते थे। वह यज्ञों धार्मिक अनुष्ठानों में पूर्ण विश्वास नहीं रखते थे। वर्ण व्यवस्था के बारे में हमारे पास पूर्ण साक्ष्य है वो इतिहासकारों के पास मौजूद नहीं है। उन्होंने इस प्रकार की आशंका व अनुमान लगाया है कि आर्यों को अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए भारत में अनार्य जातियों से संघर्ष करना पड़ा व समय समय पर इन अनार्य जातियों से आर्यों का युद्ध हुआ। इन युद्धों के चलते आर्यों को एक प्रशासनिक राजतांत्रिक ढांचे की आवश्यकता पड़ी तथा एक नवीन सुनियोजित प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो वर्ग मंत्रों रचनाओं आदि का निर्माण करे तथा उन्हें सुरक्षित रखे तथा उन्हें याद रखे। इसके लिए एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो
उनकी रक्षा के लिए, देवताओं के लिए स्तुति, उनका यज्ञ अनुष्ठान आदि सब करे। इस प्रकार का एक वर्ग बनाया गया जिसे ब्राह्मण कहा गया। दूसरा एक ऐसा वर्ग बनाया गया जिससे उन समुदाय की रक्षा हो सके तथा एक योग्य सैनिक, सेनापति की आवश्यकता हुई जिससे साम्राज्य का विस्तार भी हो सके तथा अन्य जातियों से संघर्ष हो सके तथा अपनी जाति वर्ग विशेष की रक्षा की जा सके। इस प्रकार के वर्ग को इन्होंने क्षत्रिय नाम दिया। इसके पश्चात जो अन्य सब बचे वह कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य आदि सब कार्यों में लग गए। इन्हें वैश्य कहा गया। इसके पश्चात वैदिक आर्यों ने अनार्यों को जो पराजित किया, इन अनार्यों को कार्य स्वरूप दस्यु या दास के रूप में यहाँ रख लिया। वह जो निम्न स्तर के जो कार्य थे वह इन अनार्य लोगों से करवाए जाते थे। इन्हें शूद्र कहकर पुकारा गया। ऋग्वेद कालीन 10 मंडल है, हमने बात की थी। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है जिनके माध्यम से ऋग्वेदिक कालीन आर्य देवताओं की स्तुति किया करते थे। इन 10 मंडलों में से प्रथम 9 मंडलों में किसी भी प्रकार की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त में ही हमें सर्वप्रथम वैश्य व शूद्र शब्दों का उल्लेख मिलता है। इससे पूर्व के 9 मंडलों में कहीं पर भी शूद्र, वैश्य व वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल है वह बाद में लिखा गया है। वह उसकी रचना अन्य मंडलों के काफी समय बाद हुई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का आधार बताया गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। अधिकांश विद्वान हैं जो इस पर प्रश्न उठाते हैं कि इस प्रकार से इन वर्णों का विभाजन नहीं किया जा सकता, परंतु ऋग्वैदिक कालीन समाज में जो वर्ण विभाजन था, जैसे कि हमने बात की, वह कर्म आधारित था। जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म किया करता था उसी प्रकार उसका वर्ण हो जाता था। हमें कुछ उदाहरण भी मिले हैं कि जैसे कि ऋग्वेद में एक मंत्र है, मैं मंत्र निर्माता हूँ, मेरे पिता वैद्य है तथा मेरी माता है जो आटा पीसने वाली है। इस प्रकार के मंत्र से स्पष्ट होता है कि एक ही परिवार के होने के कारण भी अपने कर्म के आधार पर इन लोगों का वर्ण है वो अलग अलग था। इस प्रकार ऋग्वैदिक कालीन समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति आधारित न होकर कर्म आधारित थी, परंतु कालांतर में उत्तर वैदिक कालीन समाज में धीरे धीरे इनमें कठोरता आने लगी। वह वर्ण व्यवस्था है वो कर्म आधारित न होकर जाति आधारित होने लगी। अब हम बात करते हैं तत्कालीन वेशभूषा। ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे वह सामान्यतः 3 प्रकार की वेशभूषा धारण करते थे। वह कमर के नीचे धोती जैसा वस्त्र पहनते थे जिसे नीवी कहते थे।
तथा कमर के ऊपर वह शोल की भांति ओढ़े जाने वाला एक वस्त्र धारण करते थे जिसे वास कहा जाता था। इस वास के ऊपर एक और वस्त्र धारण करते थे जिसे अधिवस्त्र कहते थे। ऋग्वैदिक कालीन आर्य जो लोग थे वह सिर पर पगड़ी धारण करते थे तथा इस पगड़ी को उष्णीय कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन जो पुरुष थे वह सामान्य प्रकार के वेशभूषा धारण करते थे। उनका जीवन है वह एक बिल्कुल सामान्य सा था। वह आनंद के साथ अपना जीवन जीते थे। और अन्य प्रकार की वेशभूषा की हम बात करें तो पुरुष थे वह दाढ़ी और मूंछ रखा करते थे तथा महिलाएं व पुरुष दोनों ही बालों व केशों को लंबा रखा करते थे तथा उन्हें संवारने का काम भी करते थे। महिलाएं हैं वो केश विन्यास करती थी, बालों में जूड़ा बनाती थी, कंघी करती थी तथा श्रृंगार करती थी। विभिन्न प्रकार के जो आभूषण हैं ऋग्वैदिक कालीन समाज में पुरुष और स्त्रियां दोनों धारण करती थी, जिसमें निष्क, हार, अंगूठियां, गजरा, कंगन, नुपुर आदि सब जो पुरुष महिलाएं धारण करती वह पुरुष व महिलाएं अंगूठियां भी धारण करते। पुरुष इसके अलावा कड़ा, गले में कंठी व विभिन्न प्रकार के अन्य आभूषण हैं वह पुरुष भी धारण किया करते थे। इसके साथ ही उनकी अन्य वेशभूषाओं की बात करें, महिला और पुरुष से दोनों ही सामान्य जीवन जीते थे और सामान्य प्रकार के साधनों का उपयोग किया करते थे। खान पान ऋग्वैदिक कालीन आर्य है वह उच्च कोटि का खान पान करते थे तथा अपने जीवन में खान पान को विशेष महत्व प्रदान करते थे। जैसे कि हमने बात की ऋग्वैदिक कालीन आर्य गेहूं, जौ, चावल, दूध, दही, घी, फल, साग, सब्जियां आदि सब का उपयोग अपने खान पान के माध्यम से किया करते थे तथा विशेष अवसरों पर वह मांस का सेवन भी किया करते थे। साथ ही विशेष कार्यक्रमों व आयोजनों पर वह सोमरस नामक मादक पदार्थ जो जड़ी बूटियों व फलों, पेड़ पौधों आदि से बनाया जाता था उसका सेवन भी किया करते थे। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो भोजन था वह एक शक्तिवर्धक भोजन था जिससे उन्हें काफी ऊर्जा प्राप्त होती थी। सामान्य रूप से वह खीर, गेहूं जौ से बनकर मिलाया गया एक मीठा भोजन है वह अत्यधिक पसंद किया करते थे। मांस को भी वह बड़े अच्छे चाव के साथ खाया करते थे। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो खान पान है वह बहुत ही सामान्य था तथा वह पौष्टिक भोजन किया करते थे जिससे उन्हें शक्ति प्राप्त होती थी तथा जिससे भरपूर एनर्जी के साथ वह युद्ध आक्रमणों में उन्हें सहायता प्राप्त होती थी। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन आर्य लोगों की नैतिकता के बारे में। ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे उनमें नैतिकता भी कूट कूट कर भरी हुई थी। वह अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते थे, अपने गुरुजनों का कहना मानते थे तथा सम्मान करते थे तथा चोरी, डकैती, सेंध लगाना आदि सब को वह पाप समझते थे तथा इन सब से दूर रहते थे। ऐसा करने वाले व्यक्ति के साथ रहना भी पाप समझा जाता था तथा ऋग्वैदिक कालीन आर्य अपने नैतिक उत्थान की ओर अग्रसर थे। वह अतिथियों के सम्मान व सत्कार,
भी बहुत अच्छे तरह से किया करते थे। ऋग्वैदिक कालीन आर्य अपने सामाजिक व पारिवारिक लोगों की आर्थिक स्थिति के साथ उनकी सहायता भी करते थे, उनकी मदद करते थे। वह सामान्य जीवन में वह नैतिकता का विशेष ध्यान रखते थे। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के मनोरंजन के बारे में। ऋग्वैदिक कालीन आर्य है वह उनका जीवन बहुत ही सुख व आनंद पूर्वक जीवन जिया करते थे। वह अपने जीवन में मनोरंजन के लिए गान, वाद्य यंत्रों, नृत्यों आदि सब के माध्यम से जीवन को आनंदित व मनोरंजित किया करते थे। इन विशेष प्रकार के कार्यक्रमों में महिलाएं व पुरुष दोनों हैं बराबर भागीदारी लेते थे तथा वाद्य यंत्रों में वीणा, तबला प्रकार के वाद्य यंत्रों का उपयोग किए जाने के प्रमाण मिलते हैं तथा विद्वान इनके पक्ष में है। दूसरी तरफ हम बात करें इन मनोरंजन के साधनों के अलावा ऋग्वैदिक कालीन आर्य रथ दौड़, घुड़दौड़, मल्ल युद्ध आदि प्रकार से भी मनोरंजन आमोद प्रमोद किया करते थे तथा वह शिकार खेलना, युद्ध करना आदि प्रकार से भी मनोरंजन किया करते थे। इन विभिन्न प्रकार के साधनों से वह अपने जीवन को आनंदित, हर्षोल्लास व खुशी से भर देते थे। ऋग्वैदिक कालीन आर्य इन निम्न प्रकार के साधनों से मनोरंजन किया करते थे। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में। संभवतः ही ऋग्वैदिक कालीन आर्य की विद्वानता से हम परिचित हैं तथा यह मान सकते हैं कि निश्चित ही रूप से ऋग्वैदिक कालीन आर्य जो लोग थे वह शिक्षित व विद्वान व्यक्ति थे। परंतु इतिहासकारों तथा विद्वानों को किसी भी प्रकार की कोई लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं हुई है तथा किसी भी प्रकार का कोई साहित्य प्राप्त नहीं हुआ है। परंतु फिर भी विद्वानों का मानना है कि तत्कालीन ऋग्वैदिक समाज में निश्चित ही रूप से शिक्षा की व्यवस्था थी वह उन्नत किस्म की थी। तत्कालीन समाज में शिक्षा है वह श्रोता माध्यम से दी जाती थी। जैसे कि हम बात करें गुरु है वह अपने शिष्यों को बोल बोल कर सुनाता था वैदिक मंत्रों, ऋचाओं आदि को याद करवाता था। ऋग्वैदिक कालीन समाज में ऋषिकुल हुआ करते थे। वहां पर स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़कियां दोनों ही उपनयन संस्कार तथा शिक्षा ग्रहण करते थे। इस बात की जानकारी हमें ऋग्वैदिक ग्रंथ से मिलती है जो कि आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋषिकुल में प्रमुख ऋषियों के अधीन रहते हुए वहीं पर उनका लालन पालन, पोषण, देखभाल तथा वैदिक शिक्षा दी जाती थी। गायत्री मंत्र का भी एक विशेष महत्व था। इसके माध्यम से उनको अन्य प्रकार की शिक्षाओं भी ग्रहण करवाई जाती थी तथा शिक्षा पूर्ण होने पर वैदिक ऋषि दान दक्षिणा लेकर लड़के व लड़कियों को अपने माता पिता के पास भेज देता तथा उन्हें पूर्ण दीक्षित करने के पश्चात अपने परिवार के यहाँ भेज देते थे। तत्कालीन ऋग्वैदिक समाज की शिक्षा व्यवस्था है वह निश्चित ही रूप से उन्नत रही होगी। अब हम बात करते हैं लेखन कला। उन्नत शिक्षा व्यवस्था के कारण ही तत्कालीन ग्रंथों, वैदिक ग्रंथ जिनमें मंडल लिखे गए हैं, ऋग्वेद के 10 मंडल हैं वो विभिन्न समय लिखे गए हैं। जैसा कि इतिहासकारों का मानना है कि ये विभिन्न मंडल हैं वो किसी एक समय या एक कालखंड की घटना नहीं है। जैसा कि पेंटर महोदय का कथन है कि प्रथम मंडल से लेकर अंतिम मंडल के मध्य सैकड़ों वर्षों का समय लगा होगा। इस प्रकार अन्य विद्वानों का भी कहना है कि इन्हें वैदिक मंडलों, ऋचाओं, ग्रंथों के रचनाओं के मध्य बहुत सा समय लगा होगा। लेखन कला। वैदिक आर्य लेखन कला को
जानते थे या नहीं, यह प्रश्न इतिहासकारों में विवाद का विषय बना हुआ है। आज तक निश्चित रूप से हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे सिद्ध होता है कि ऋग्वेदिक कालीन आर्य थे वह लेखन कला से संबंधित थे या नहीं थे, परंतु ऋग्वेदिक कालीन जो वैदिक ग्रंथ हैं उनसे हमें पता चला है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ऋग्वेदिक आर्य है वो लेखन कला को जानते होंगे, परंतु प्रमाणों के अभाव के कारण यह विषय विवाद का विषय बना हुआ है। परंतु ऋग्वेदिक कालीन समाज की बहुत सी जानकारियां हमारे सामने निकल कर आई है, जिससे हमें ऋग्वेदिक समाज की धार्मिक स्थिति, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दशा की बहुत अच्छी जानकारियां मिलती है तथा इतिहास के बहुत से गहरे राज है वो हमारे सामने उजागर होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक जीवन की बात की, जिसमें हमने परिवार, स्त्रियों का उत्थान, विवाह, सती प्रथा, वर्ण व्यवस्था, वेशभूषा, खान पान, नैतिकता, मनोरंजन, शिक्षा व लेखन कला के बारे में बात की। ऋग्वेदिक आर्यों ने अपने सामाजिक जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाया तथा बनाए रखा, अपने समाज में किस प्रकार से उन्होंने योगदान दिया, आदि इन सब तथ्यों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चाएं की। आगे आने वाली ऑनलाइन क्लास में हम उनके आर्थिक तथा धार्मिक जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों।